morning, students. Today we are going to start with the topic torque on a current loop placed in a magnetic field. Earlier we have done with the infinite long wire case, उसके लिए हमने force निकाला था, and we have done through the Fleming left hand rule also. Now what we are going to do here, we have taken a rectangular coil which carries a current of amount I placed in a uniform magnetic field B perpendicularly. So there is a coil named ABCD. It's a rectangular coil of length L and breadth B. It is placed perpendicular to the plane of magnetic field. Like magnetic field is toward the right direction, rightward and right hand side, and this coil is ABCD, which is placed perpendicular to the direction of magnetic field. It carries a current. If you notice that current is moving from side A to B, then C, then D, then A. तो आपका डायरेक्शन ऑफ करंट भी आपको ईच ब्रांच में इंडिकेट किया गया है. L is the length of the wire and B is the breadth of the of the coil. L is the length of the coil and B is the breadth of the coil. I be the amount of current in the direction A, B, C, D. I is perpendicular to XY plane, as you know from the figure. I जो है, it is perpendicular to XY plane and make an angle theta with the direction of magnetic field. Direction of magnetic field जो है B, जो कैपिटल B है आपका, and I, इन दोनों के बीच में एक थीटा एंगल डेवलप हुआ है with a direction of B vector, जिसका डायरेक्शन क्या है, B vector है. Let F1, F2, F3 and F4 be the respective force acting on the arm. ये फोर्सेस जो हैं वो आर्म पे एक्ट कर रही हैं. AD लेंथ पे F जो है F1 फोर्स है, BC लेंथ पे F2 फोर्स है, AB लेंथ पे F3 है और CD पे F4 है. First of all, we have to find for the upper arm and lower arm, AD and BC. If we talk about the AD, then force जो होगा that is given by IDL cross B. जो हमने लास्ट टाइम रिलेशन पढ़ी थी किसी पर्टिकुलर इनफाइनाइट लेंथ वायर के लिए, तो वहां पे फोर्स का एक रिलेशन आया था IDL क्रॉस B. दैट सेम इज गोइंग टू बी यूज्ड हियर, I into DL into cross B. Since the cross product is between that length and magnetic field, तो आपको लेंथ of the wire and magnetic field में एक एंगल डेवलप करना है, which is nothing but suppose theta prime is that, which is 90 degree plus theta angle. 90 डिग्री क्यों हो गया, 90 डिग्री इसलिए हो गया बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड और बी वेक्टर के बीच में जो एंगल था वो 90 का एंगल, प्लस आपका जो प्लेन है विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक फील्ड एक डिफरेंट एंगल बना गया थीटा, एज यू सी फ्रॉम द फिगर. यहाँ पे आपको एक लाइन दिया गया है एन करके, विच इज नथिंग बट दैट द पॉइंट ऑफ एक्शन जो आपका होगा लाइन का, सपोज दिस इज ए यो वाई ओ वाई प्राइम एक्सेस. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके साथ एक परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया है विच इज एन, जो सेंट्रल लाइन से पास होगा है, मेकिंग एन एंगल थीटा विद द बी. तो आपका एंगल क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक तो हो गया एक 90 डिग्री प्लस थीटा डिग्री. तो दैट इज देयर. यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूट किया तो I इंटू डी ए इंटू क्रॉस बी वेक्टर साइन 90 प्लस थीटा. साइन 90 प्लस थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है एंड दिस इज इक्वल टू कॉस थीटा. सेकेंड क्वाड्रेंट का साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा के इक्विवेलेंट होता है. तो हमने क्या किया, यहाँ पे F1 की रिलेशन डेवलप कर दी विच इज नथिंग बट बी आई स्मॉल बी कॉस थीटा. क्योंकि ये एक फोर्स है तो इट मस्ट हैव सम डायरेक्शन एंड डायरेक्शन इज गिवन बाय द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल. द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल रखने के लिए क्या करेंगे आप, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड को, अपने लेफ्ट हैंड को स्ट्रेच करेंगे, फोर फिंगर मिडिल फिंगर और थंब को इन सच अ वे दैट मिडिल फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड and four fingers shows the direction of magnetic field, middle finger shows the direction of current, then thumb is directing upward, that shows the direction of F1. force in arm D to A, तो आपको फोर्स जो मिलेगी अपवर्ड मिलेगी. सिमिलरली इफ यू टेक द लोअर पार्ट फॉर द साइड BC, अगर BC साइड को आप करेंगे तो आपका यही लेफ्ट हैंड जो आप यूज कर रहे हैं उसमें क्या हो जाएगा, आपकी बात डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आपको सेम रखनी है. मतलब आपको आपका जो फोर फिंगर है उसकी पोजीशन चेंज नहीं करना है. आपको क्या चेंज करना है, मिडिल फिंगर की पोजीशन चेंज करनी है. मिडिल फिंगर अभी जो था
डी से ए की तरफ जाएगा था, अब ये बी से सी की तरफ जाएगा, ए से हाँ बी से सी की तरफ जाएगा, तो ये आपका थंब क्या कर देगा, डाउनवर्ड कर देगा। दैट मीन्स फॉर द फर्स्ट केस आपका जो फोर्स है अपवर्ड लगा है, फॉर द सेकंड केस फोर्स इज डाउनवर्ड एंड दिस इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। और यहाँ पे भी आपका एंगल आप चेक करेंगे तो sin 90 माइनस थीटा है। जस्ट चेक द ज्योमेट्री ऑफ द फिगर एंड अगेन इट कम्स टू बी cos थीटा। sin 90 माइनस थीटा इज अगेन अ cos थीटा टर्म। तो यहाँ पे आपको फोर्स जो मिल गई है डाउनवर्ड मिल गई है। Since the F1 and F2 are equal in magnitude but opposite in direction, the resultant of the coil is 0. Actually, it is the resultant of the two arm of the coil. It is the resultant of the two opposite arm of the coil is 0. And कौन से arm है? D2A and D2C. अब बच गए आपके बाकी दो एंड जो कि आपको लेंथ वाले साइड आपको मिल गए थे। वहां पे अगर कंसिडर किया जाए तो डायरेक्शन ऑफ करंट इज नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आपने देखा वहां पे तो थीटा क्या हो गया आपका 90 डिग्री, क्योंकि आपने बोल दिया कि करंट जो है मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 का एंगल डेवलप कर रहा है। तो देयर इज ए फिक्स्ड क्वालिटी दैट थीटा इज ट्रीटेड एज 90 डिग्री। तो यहाँ पे आपने F3 की एक्सप्रेशन को रखा एंड sin 90 इज नथिंग बट 1। इक्वेशन बन गया F3 is equal to B capital I small l. Similarly, you can find F4 also, and if we apply the Fleming left hand rule on that particular side, keeping that forefinger toward the right hand side, and that आपका जो ये है करंट के लिए आप मिडिल फिंगर को डाउनवर्ड शो करेंगे तो थंब आउटवर्ड आ रहा है, दैट मीन्स टुवर्ड द ऑब्जर्वर। तो F3 में जो आएगा टुवर्ड द ऑब्जर्वर आएगा और F4 को लेंगे तो ये अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर हो जाएगा। मैग्नीट्यूड रिमेन द सेम बट द डायरेक्ट मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, लेकिन आपका जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो दोनों ही केस में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। The two force F3 and F4 are equal in magnitude and opposite in direction, but they are not acting on the same line of action. पहले वाले केसेस के अंदर जब आपने अप एंड डाउन केसेस को स्टडी किया था, F1 और F2 केस को स्टडी किया था, तो लाइन ऑफ एक्शन जो था वो सेम लाइन था जो कि आपकी प्लेन से पास हो गई थी, ठीक है। लेकिन इन दिस केस व्हेन यू आर स्टडीइंग अबाउट द एडजेसेंट साइड जो है आपकी लाइक AB साइड जो है और CD जो साइड है उसके लिए हम स्टडी करेंगे, तो लाइन ऑफ एक्शन जो होगा दोनों का एक वर्टेक्स मिलेगा, दोनों ही लेंथ का एक वर्टेक्स मिलेगा जो कि आपको टॉप व्यू इस फिगर में दिखाया गया है। अगर इसको टॉप से देखा जाएगा तो यू जस्ट सी द लेंथ AD लेंथ में जब ए से डाउनवर्ड वाले सेक्शन की हम बात करें तो वहां पे एक आउटवर्ड फोर्स लग रहा है और डी पॉइंट की हम बात करें तो वहां पे एक इनवर्ड फोर्स लग रहा है। तो हम उसी चीज को यहाँ पे इंडिकेट कर रहे हैं। टॉप व्यू को आपको दिखाया गया है, फ्रंटल व्यू को आपको नहीं शो किया गया। तो यहाँ पे देखिए इसका लाइन ऑफ एक्शन के पॉइंट से पास हो गया है। अर्लियर ये जो पॉइंट होगा था वाई प्राइम से पास हो रहा था, ठीक है। अभी ये किससे पास होगा, के पॉइंट से पास होगा है। तो के पॉइंट तक का आपको डिस्टेंस आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। फॉर डूइंग दैट वी हैव अज्यूम्ड दिस एंगल एज थीटा, ठीक है, क्योंकि आपका लाइन ऑफ एक्शन से जो डिस्टेंस होता है हम ये सपोज करते हैं फोर्सेस आर इक्वल तो डिस्टेंस भी इक्वल होगा। देयरफॉर थीटा अगर आपने यहाँ पे एंगल ट्रीट किया तो यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ KD यूजिंग दिस थीटा एंगल एंड दैट द लेंथ ऑफ द AD से की लेंथ कितनी थी, स्मॉल b। तो उसका अगर मैं यूज करता हूँ तो वी गॉट द वैल्यू ऑफ KD की वैल्यू मिल जाएगी विच इज नथिंग बट AD इनटू साइन थीटा करके आपकी एक रिलेशन बनेगी, वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। What we have to find the torque, and torque is nothing but the force, either the force into perpendicular distance from the axis of action, like जो भी line of action होता है उससे perpendicular distance होता है which is nothing but KD। तो in the next page we are doing that part। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे KAD इसको थीटा एंगल एज्यूम करना है, नॉट एज 0, इट इज थीटा। तो KD की वैल्यू आ जाएगा AD sin थीटा एंड इट इज B sin थीटा। Substituting it back, tau is equal to BIA sin थीटा। और वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो आपके पास ये एक्सप्रेशन आएगा। यहाँ पे जो कैपिटल A टर्म आपने यूज किया है इट इज नथिंग बट द मल्टीप्लीकेशन ऑफ L इंटू B। स्मॉल l इज अ लेंथ, स्मॉल b इज अ विड्थ, तो L इंटू B इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर कॉइल, ठीक है। ये आपका कोई नोटेशन नहीं है, ये एरिया है। कैपिटल A जो है इट्स एरिया पार्ट।
नेक्स्ट इक्वेशन में हमने क्या किया है, आई और ए को एक साथ कंबाइन किया है एंड क्रॉस बी कर दिया है। वाई वी आर टेकिंग दिस एज, क्योंकि ए जो है एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है, बी एक वेक्टर क्वांटिटी है, जबकि करंट कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता है। दैट्स व्हाई वी हैव टेकन आई अलोंग विद ए। तो आई ए को हमने स्पेसिफाई किया, इट इज मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट विच इज रिप्रेजेंट बाय कैपिटल एम। कैपिटल एम आपका क्या है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आप पहले भी निकाल चुके हैं रिलेशंस के अंदर, बट उसको वेक्टर फॉर्म में निकालेंगे तो हम ऐसे ही रिप्रेजेंट करेंगे, एंड वी आर नॉट स्टडिंग द इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, इसलिए हम यहाँ पे पी की रिप्रेजेंटेशन यूज नहीं कर रहे हैं। तो टाउ इज इक्वल टू क्या हो गया, एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। If we have number of turn of the rectangular coils, then it is multiplied with n factor. Next topic is moving coil galvanometer. And very good afternoon. Today we are starting with moving coil galvanometer. This topic comes in exam in alternate years. Like each after 2 years it comes exactly as a question for 5 marks or 3 marks question. मूविंग कॉइल कैलोमीटर से बेसिकली क्वेश्चन जो आता है, द प्रिंसिपल ऑफ मूविंग कॉइल कैलोमीटर, द डायग्राम एंड इट्स रिलेशन जो आपको डेवलप करनी होगी टॉर्क के लिए, दैट इज अ बिग पार्ट व्हिच इज बीइंग आस्क्ड occasionally. So what the moving coil galvanometer is, it is a simple type of galvanometer which is used to measure the small amount of current. It is used to detect the actually small amount of current flowing in an electric circuit. It is to detect, not to measure. ये केवल प्रेजेंस में डिटेक्ट करता है कि whether the current is there in the circuit or not. It does not measure the amount of current. For measuring we have a device called ammeter. तो ammeter जो है वो galvanometer का ही एक पार्ट है जिसको हम later on स्टडी करेंगे. Presently, first of all, we are going through the principle of the moving coil galvanometer. Actually, the galvanometer and moving coil galvanometer means the same thing here. When a moving coil is placed in a magnetic field, सब दैट इज कि ये आपके पास एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, उसके अंदर आपने एक रेक्टेंगुलर कॉइल जस्ट लाइक प्रीवियस केस आपने प्लेस किया एंड इट इज मूविंग, वो मूव कर रहा है, देन दैट इट एक्सपीरियंस अ टॉर्क, जो कि आप पीछे पढ़ चुके हैं कि व्हेन देयर इज अ रेक्टेंगुलर फ्रेम प्लेस इनसाइड अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, देयर इज अ जनरेशन ऑफ कपल ऑफ फोर्सेस व्हिच क्रिएटेड अ रोटेशन, जिससे एक टॉर्क डेवलप होती है एंड जो आपका क्या करता है, वायर फ्रेम को रोटेट करना स्टार्ट कर देता है. दैट प्रिंसिपल इज गोइंग टू बी यूज्ड हियर. तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कंस्ट्रक्शन. व्हाट द कंस्ट्रक्शन इज, इट इज अ कॉइल ABCD suspended between the two permanent poles of north and south. The coil is wounded over a non-metallic frame, or we can say that a soft iron core के ऊपर आपने इसको वाउंड किया है. The coil is suspended from a torsion head. कॉइल को आपने एक टॉर्सन हेड से सस्पेंड किया है जिसमें एक फॉस्फोर ब्रॉन्ज का वायर है, एंड द कॉइल का जो दूसरा एंड है इट इज कनेक्टेड विद अ स्प्रिंग. इसको हमने क्या किया, स्प्रिंग हेयर स्प्रिंग से कनेक्ट करके ग्राउंड कर दिया है. एक स्मॉल कनकेव मिरर भी है जो आपने फॉस्फोर ब्रॉन्ज स्ट्रिप से क्या किया है, कनेक्ट किया है. व्हाट द प्रोसीजर इज गोइंग ऑन, कमिंग टू द नेक्स्ट पेज. The whole arrangement is enclosed in a non-magnetic case to avoid the disturbance due to the air. Now we come to the theory part. As we know that there is a figure which shows the moving coil galvanometer. It's a box जिसमें the particular end is called torsion head, और यहाँ से आपने एक ब्रॉन्ज जो आपका वायर था वो आपने यहाँ से क्या किया, अटैच कर दिया है. एंड अटैच करने के बाद यहाँ पे आपने एक मिरर भी डिस्प्ले किया है, कनकेव मिरर है. दैट कॉइल इज गोज डाउन एंड आफ्टर दैट इट इज मेकिंग अ राउंड, लाइक यहाँ पे आपने इसकी रैपिंग की है, कॉइलिंग की गई है, which has n number of turns, suppose that, and the other end of the coil is going downward, and thereafter it is connected with a hair spring and connected to the another end. ये आप देख सकते हैं मूविंग कॉइल में एक एंड टर्मिनल आपको ये दिया गया, एक टर्मिनल आपको ये दिया गया. तो वन इज ट्रीटेड एज पॉजिटिव एंड, अनदर इज ट्रीटेड एज नेगेटिव एंड. इसके अलावा ये आपके लेवलिंग स्क्रू है, एंड दिस इज योर सॉफ्ट आयरन कोर. तो when the coil is placed of having n number of turn and the length of the coil and breadth of the coil is given, L cross B is the area. Suppose that जो आपने यहाँ पे मैग्नेटिक पोल यहाँ पे रखे हैं,
थ्रू दैट बी वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है। अगर मैं सर्किट में कोई भी करंट नहीं दूंगा, इफ देयर इज नो करंट, दैट मीन्स कि आपका जो प्लेन है कॉइल का, इट इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? व्हेन करंट इज नॉट इक्वल टू जीरो, अब हम सपोज करते हैं करंट हमारा जीरो नहीं है, द करंट इज पास्ड, द फोर्स एक्ट ऑन द कॉइल एंड द फोर्स ऑन द आर्म DA एंड BC, दो एंड पे आपकी जो फोर्स एक्ट कर रही है DA एंड पे और BC एंड पे, बीइंग इक्वल एंड अपोजिट एंड कैंसल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। यहाँ पे ये दो फोर्स जो डेवलप होंगी AD एंड पे और BC एंड पे, ये इक्वल इन अमाउंट है, हैविंग द सेम लाइन ऑफ एक्शन but opposite in direction, therefore they will cancel out the effect of each other. But what about the force on the arm AB and DC? यहाँ पे अगर स्टडी किया जाए तो AB आर्म के लिए करंट आपका डाउनवर्ड है, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएगी, therefore there is a development of the force, and force क्या करेगी, फोर्स करेगी आपके AB एंड जो है उसको आउटवर्ड करेगी और DC एंड उसको इनवर्ट करेगी, मींस देयर इज अ जनरेशन ऑफ कपलिंग ऑफ द फोर्सेस। AB एंड पे जो फोर्स है वो आउटवर्ड है और DC एंड पे जो फोर्स है वो इनवर्ड है। तो इससे क्या होगा कि आपका एक कपल जनरेट होगा, देयर इज अ डेवलप, क्योंकि फोर्सेस आर इक्वल बट अपोजिट इन डायरेक्शन, तो देयरफॉर दे विल क्रिएट अ कपल। वो कपल क्या करेगा, इसको रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। हियर AB इज force on side AB is NBIL, N is representing number of turn, BIL जो है ये सिंपल एक्सप्रेशन थी फोर्स की जो हमने सिंगल कॉइल के लिए स्टडी किया था। For the side CD the same is there, since both the terms of magnetic field magnitude wise देखा जाए तो they are equal but opposite and parallel and act at different point, दोनों का पॉइंट ऑफ जो फोर्स है वो पॉइंट ऑफ एक्शन जो है वो डिफरेंट है। दैट्स व्हाई वी हैव टेकन इन द लास्ट क्लास जो हमने पीछे देखा, उसमें हमने दो पर्टिकुलर पॉइंट्स के लिए एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ किया था एंड K पॉइंट डिस्कवर किया था, तो वही आपका लाइन ऑफ एक्शन यहाँ पे मिलेगा, तो इट विल कंस्टिट्यूट अ टॉर्क। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नाउ द कॉइल स्टार्ट रोटेटिंग टिल द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क एक्टिंग ऑन द कॉइल ड्यू टू द फ्लो ऑफ करंट। यहाँ पे दो तरह के टॉर्क हैं, एक टॉर्क तो वो है जो नीचे रेक्टेंगुलर कॉइल में जनरेट होगा ड्यू टू इट्स रोटेशन, टॉर्क लग रहा है वो रोटेट कर रहा है तो उसमें एक टॉर्क डेवलप हो गया, दिस इज कॉल्ड डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। बाय द रिस्टोरिंग टॉर्क डेवलप इन द सस्पेंशन वायर, दूसरा क्या है सस्पेंशन वायर, क्योंकि आपका जो वायर है ऊपर अटैच्ड है कनकेव मिरर से, तो जब नीचे से कॉइल रोटेट करेगा तो ऊपर का जो वायर अटैच है वो भी क्या करेगा, रोटेट करेगा, उसमें भी एक रिस्टोरिंग टॉर्क डेवलप होगा। जब ये नीचे वाला फ्रेम रोटेट कर रहा है तो उसके अपोजिट आपका जो कॉपर आपका जो ब्रॉन्ज वायर आपने लगाया था उसके अंदर भी क्या होगा, एक रिस्टोरिंग टॉर्क डेवलप होगा इन द सस्पेंशन वायर। दिस डिफ्लेक्टिंग टॉर्क एंड रिस्टोरिंग टॉर्क मस्ट बी इक्वल, मतलब जितने बार आपका जो टर्निंग होगा कॉइल का, वो जितना कॉइल टर्न करेगा उसके कारण जितना भी वो टॉर्क डेवलप करेगा, दैट सेम टॉर्क इज डेवलप इन द ट्विस्टेड वायर। जो आपका ऊपर ट्विस्ट के लिए आपने सस्पेंशन वायर लगाया है उसमें भी सेम अमाउंट का क्या हो जाएगा, सस्पेंशन जो रिस्टोरिंग टॉर्क होगा वो डेवलप हो जाएगा। तो सबसे पहले हम निकालते हैं कि जो टॉर्क है वो रेक्टेंगुलर कॉइल में कितना है, उसको निकालने के लिए सिंपल वही प्रोसीजर जो आपने लास्ट टाइम लगाया था, दैट टॉर्क इज इक्वल टू आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पे आपने परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाला है विच इज नथिंग बट साइड AD आपने लिया है विच इज B इन लेंथ एंड cos अल्फा, थीटा की जगह पे यहाँ पे अल्फा एंगल एज्यूम कर दिया है, आप इसको थीटा भी ले सकते हैं नो प्रॉब्लम, एंड यू कैन टेक इट आल्सो अल्फा। मोस्ट ऑफ द बुक और एनसीईआरटी में शायद आपको अल्फा ही मिलेगा, तो वी हैव टेकन दैट अल्फा इज अ एंगल बिटवीन दैट करंट कैरिंग एलिमेंट एंड दैट ऑफ प्लेन, जो आपका कॉइल रोटेटेड बाय एन एंगल अल्फा फ्रॉम द रेस्ट। आपने सपोज किया है कि कॉइल जो है रेस्ट से अल्फा एंगल डिफ्लेक्ट हो चुका है, तो उसके लिए हम यहाँ पे इसको कंसीडर कर रहे हैं। तो यहाँ पे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क आपका क्या हो जाएगा, आइदर फोर्स विच इज नथिंग बट NBI into L एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस विच इज नथिंग बट DK, एंड सब्स्टिट्यूट करने पे आपके पास ये रिलेशन आएगी NBIA cos अल्फा। नाउ इफ K इज अ रिस्टोरिंग टॉर्क, क्योंकि K क्या है, स्प्रिंग टाइप का एक वायर है और वायर के लिए स्प्रिंग कांस्टेंट हम K अज्यूम करते हैं,
तो अगर हम एज्यूम करते हैं K इज ए रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट, अगर यूनिट ट्विस्ट के लिए K आपका रिस्टोरिंग फोर्स हुआ, मतलब सपोज क्या यूनिट लेंथ का ट्विस्टिंग होती है या यूनिट एंगल की ट्विस्टिंग होती है, एंड उसके लिए K अगर आपका रिस्टोरिंग टॉर्क है, फॉर टोटल रिस्टोरिंग टॉर्क आपका कितना हो जाएगा, K टाइम्स ऑफ अल्फा हो जाएगा। मतलब जितने डिग्री का आपका एंगल मूव कर रहा है, जितना भी उसका क्या है कर्व्ड लेंथ की मूव कर रही है, या आप आर्क कह सकते हैं, दैट अल्फा इज देयर मल्टीप्लाई विद K which is a restoring torque। तो रिस्टोरिंग टॉर्क क्या हो जाएगा, दैट मस्ट बी इक्वल टू डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है, तो K अल्फा इज नथिंग बट इक्वल टू NBIA cos अल्फा। रिस्टोरिंग टॉर्क को जरा ध्यान से देखिएगा, इट इज नथिंग बट टॉर्क फॉर द यूनिट लेंथ फॉर द यूनिट ट्विस्टिंग एंड अल्फा इज टोटल ट्विस्टिंग, कितना ट्विस्ट हुआ। तो K अल्फा इज इक्वल टू NBIA cos अल्फा हो जाएगा, एंड I की वैल्यू क्या आ जाएगी, करंट की वैल्यू आ जाएगी, इट इज K टाइम्स डिवाइड बाय NBA into alpha divided by cos alpha। If we take this whole concept as a constant K NBA, इसको पूरे को constant अगर assume कर दें तो I is proportional to alpha upon cos alpha, alpha upon cos alpha, treating the other factor as a constant term, but that I is not linearly related with alpha, it is somehow also depend upon the cos alpha term। Since I is not directly proportional to alpha, it is not a linear scale। ये एक linear scale नहीं है। It can't be used for forming a for measuring the current। If the pole, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि why it is radially magnetic field। क्वेश्चन यहाँ पे बेसिकली आता है, यही क्वेश्चन आपको एग्जाम मिलेगा कि आप रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्यों प्लान करते हैं। इसके लिए आप लीनियर नहीं फ्लो कर सकते, क्योंकि लीनियर में आपने देखा कि जो आई है वो अल्फा पे डिपेंड नहीं कर रहा है, डिपेंड अपॉन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा। तो यहाँ पे हम करेंगे इफ द पोल ऑफ द मैग्नेट आर मेड, अगर हम पोल को, मैग्नेट का जो पोल है उसको हम कनकेव शेप दे देते हैं, स्ट्रेट शेप देने की जगह क्या करेंगे, कनकेव शेप देंगे, सो एज टू प्रोड्यूस रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, जिससे आपकी रेडियल मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी, जो कि आपको दिख भी रहा है, इनवर्ड भी है आउटवर्ड भी है। नॉर्थ पोल से आउटवर्ड होती है, साउथ पोल पे इनवर्ड होती है। तो आप देख भी सकते हैं किस तरह से आपने नंबर ऑफ फील्ड लाइन यहाँ पे दिखाई है। देन द प्लेन ऑफ द कॉइल इज पैरेलल टू द बी इन ऑल पोजीशन ऑफ द कॉइल। इस पर्टिकुलर कंडीशन में देखा जाएगा तो कॉइल का जो प्लेन होगा इट इज ऑलवेज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, हमेशा ये पैरेलल आएगी। एंड देयरफॉर यहाँ पे अगर आप देखेंगे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज नथिंग बट BI L क्रॉस B। तो लेंथ ऑफ द जो कॉइल आपका जो होगा, जो आपका दूसरा आपका क्या मैग्नेटिक फील्ड का जो फैक्टर आएगा दैट इज देयर, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका क्या आएगा कंपोनेंट, साइन जो हो जाएगा 90 हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखेंगे और करंट की डायरेक्शन देखेंगे तो आपका 90 का एंगल आएगा एंड साइन 90 इज इक्वल टू 1। तो वो कंसेप्ट तो आपका मतलब हो गया सॉल्व। अब बचा जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं दो टर्म की, तो यहाँ पे L क्रॉस B एक टर्म आ गई है which is length and B is what, width। तो L into B becomes area, so it is again NBIA। that NBIA is deflecting torque and in equilibrium it must be equal to restoring torque। restoring torque or deflecting torque that must be equal to 0 or must be same। और यहाँ पे आपका जो restoring torque था that is K times of like कितना एंगल वो ट्रेस कर रहा था, that is K अल्फा। तो K अल्फा इज इक्वल टू NBIA एंड यहाँ से आप I की रिलेशन निकालेंगे तो K अपॉन में NBI कैपिटल A इंटू अल्फा। दैट मीन्स ये पूरा कंसेप्ट अगर आप कांस्टेंट एज्यूम कर लेते हैं तो I इज लीनियरली रिलेटेड विद अल्फा, मतलब I जो है अल्फा से रिलेट कर रहा है। अगर हमने अल्फा को कोई स्केल को थीटा के रेस्पेक्ट में लिखा है तो वो जितना भी डिफ्लेक्शन दिखाएगा दैट डिफ्लेक्शन रिप्रेजेंट द करंट। तो यहाँ पे हमने कैपिटल G इंप्लाई किया है, कैपिटल G इज नथिंग बट स्प्रिंग कांस्टेंट और डिवाइडेड सॉरी जो आपका K था कांस्टेंट था पर यूनिट ट्विस्ट के लिए था, डिवाइड बाय NBIA दैट इज गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट एंड देयरफॉर अल्फा I इज प्रोपोर्शनल टू अल्फा व्हिच इज अ लीनियर स्केल। ठीक है,